डॉक्टर साहब, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप श्लोक जो मेरी चेतना को झंकृत करता है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो यनिधिवगायः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, जिसको पढ़ते हुए और बोलते हुए कब मैं साहित्य में रुचि लेने लगा मुझे भी पता नहीं चला। और क्योंकि इस श्लोक में हिमालय का भी वर्णन है और हिमालय साहित्य की उर्वरा भूमि है, क्योंकि हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के साहित्यकार विश्व को दिए हैं। उसमें हमारे ऋषि मुनि भी हैं, वेद व्यास जिन्होंने हिमालय में ही वेदों का संकलन किया और पुराणों का संकलन किया। शंकराचार्य की अनेक कृतियां जो हैं वो इसी केदार खंड में उन्होंने उनकी रचना की है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी एक बड़ी सुंदर कविता है, मानदंड भूके अखंड प्रिय धरा के स्वर्गारोहण प्रिय हिमाद्री तुमको हिमकण से घेरे मेरे जीवन के क्षण मुझ अंचलवासी को तुमने शैशव में आशा दी पावन। तो वहाँ से जो है मुझे इन सब कविताओं को पढ़ते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए, कालिदास के साहित्य को पढ़ते हुए स्वयं मेरे भीतर भी साहित्य जैसा कुछ निर्मित होने लगा। आपका जो शोध का विषय रहा है, क्या रहा है आपका शोध का जो टॉपिक था आपका? मेरा जो शोध का विषय रहा वो था उत्तरांचल में हिंदी रंगमंच, उद्भव, विकास और संभावनाएं। कि उत्तरांचल में हिंदी का जो रंगमंच है, अब हिंदी क्या है कि उसमें गढ़वाली जो बोली है, कुमाऊनी जो बोली है, जौनसारी जो बोली है, ये सब बोलियां भी उसी हिंदी भाषा में समाहित हैं, हिंदी के संसार में ही समाहित हैं। हिंदी ने इन बोलियों से शब्द ग्रहण किए हैं और हिंदी ने अपने को समृद्ध किया है। जैसे अवधी और ब्रज और जो भोजपुरी है, मैथिली है और जो कौरवी है या मारवाड़ी है, राजस्थानी है, तो वहाँ की जो आंचलिक बोलियाँ हैं उनसे भी हिंदी को शब्द संपदा मिली है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, सभी प्रकार की शब्द शक्ति के लिए शब्द जो है हिंदी ने बोलियों से लिए हैं और बोलियाँ जो हैं प्राकृतिक रूप से विकसित हुई हैं। दीबाला के मस्तक पर अरुणिम सुहाग के बिंदु दीपित किया ने गद्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है और बहुत उनको स्वल्प जीवन मिला था, लंबी आयु नहीं मिली थी उनको। जहाँ तक मुझे ध्यान है 1850 का उनका जन्म है और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 35-36 वर्ष का जो उनका जीवन है उसमें उन्होंने नाटक भी लिखे, उसमें उन्होंने निबंध भी लिखे, कविताएं भी लिखी, ब्रज में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। तो भारतेंदु जो है उनके नाम से ही एक युग का सूत्रपात हुआ, एक युग का शुभारंभ हुआ और उसका पूरे हिंदी साहित्य के विकास में अपना बड़ा योगदान है। अच्छा, जो जितने जो हैं विलक्षण व्यक्तित्व हुए हैं सब अल्पायु हुए हैं, चाहे विवेकानंद जी हों, शंकराचार्य हों, जयशंकर प्रसाद जी हों, ऐसा भी कुछ संयोग मात्र होगा क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति की आयु जो हमारे भारतीय जो मान्यता है उसमें 100 वर्ष भी है और 120 वर्ष भी कहीं कहीं, क्योंकि पराशर जो ज्योतिष है उसमें जन्मपत्री 120 वर्ष का फलादेश करती है विंशोत्तरी दशा में। लेकिन 120 या 100 वर्ष की आयु में जितनी ऊर्जा चाहिए जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उतनी ऊर्जा या उतनी उत्कटता से कर्मों को गति देने का काम ऐसे महापुरुष करते हैं। चाहे स्वामी रामतीर्थ स्वयं टिहरी में रहे, जिसका पुराना नाम त्रिहरी है, जो कि घृत गंगा, भिलंगना और भागीरथी का संगम है। तो उस टिहरी में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी उपनिषदों का, वेदांत का प्रचार किया। उपनिषदों का जो गूढ़ और गहन चिंतन है उसको विश्व के सामने व्यक्त किया। जो चौथे राजा थे टिहरी के, टिहरी में कुल 6 राजा हुए हैं, तो कीर्ति शाह जी के सानिध्य में, मतलब कीर्ति शाह जी उनके सानिध्य में भारतीय संस्कृति को समझते थे, सीखते थे, जानते थे।
तो बहुत अल्पायु में रामतीर्थ जी ने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया था टेरी में ही। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, कुछ विद्वान 1890 मानते हैं, और 1937 में उनका निधन हो गया था। तब वो इरावती उपन्यास लिख रहे थे, तो 47-48 वर्ष की अवस्था में वो चले गए। विवेकानंद जी 39 वर्ष की अवस्था में चले गए। 1863 का जन्म था, 1902 में उनका निधन हो गया। जितने महान साहित्यकार हुए हैं, हिंदी के हों चाहे अन्य भाषाओं के भी हों, चाहे संस्कृत के भी हों, उन सब साहित्यकारों को जो कुछ भी मिला वो यहीं से। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिपासा कभी शांत होने वाली नहीं है विश्व मानव की। तो विश्व के मनुष्य को आज भी इस उपनिषदों के ज्ञान की आवश्यकता है, और जब जब उपनिषदों या भारतीय चिंतन या भारतीय ज्ञान के संबंध में कहीं कोई गोष्ठी या कोई कार्यशाला या कहीं कोई जो है इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो उनकी ओर मेरा स्वाभाविक जो है एक आकर्षण होता है। और शोध पत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ जिन जिन संगोष्ठियों के लिए चयन हुआ, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे शोध पत्रों का चयन हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो वहाँ के इंडोलॉजी के जो विभागाध्यक्ष हैं इमरे बंगा जी, उन्होंने मेरे शोध पत्र को, जो कि डायस्पोरा पे जो यहाँ से हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके साहित्य पर आधारित विषय था, तो उसके चयन के पश्चात मुझे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अपने शोध पत्र वाचन का अवसर मिला। कथा यूके वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है जो हिंदी साहित्य की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है ब्रिटेन में। तो उस कथा यूके के माध्यम से ब्रिटेन की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन में भी मुझे बोलने का अवसर मिला। वहाँ पर मुझे अपने शोध पत्र वाचन का अवसर मिला। ऐसे ही हैम्बर्ग विश्वविद्यालय है जर्मनी में, तो हैम्बर्ग एक नगर भी है, तो वहाँ पर जाने का भी मुझे अवसर मिला। और उसमें जो राम साहित्य है विश्व में और जो हमारी राम लीलाएं हैं उनसे संबंधित वहाँ पर जो है जो कार्यशाला थी उसमें प्रतिभाग करने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे ही जयवर्धने विश्वविद्यालय श्रीलंका में, कोलंबो के पास जयवर्धनेपुरम एक नगर है जो कि श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो नहीं है राजधानी, लेकिन कोलंबो से लगा हुआ है जयवर्धनेपुरम, तो वहाँ भी जाने का मुझे अवसर मिला। ऐसे ही जो मॉरिशस है, जहाँ पर हमारे प्रवासी भारतीयों ने उस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया, और प्रवासी भारतीय ही वहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी आज भी सक्रिय हैं और अतीत में भी वो बड़े पदों पर रहे हैं। तो उस मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में भी जाने का मुझे अवसर मिला। ऐसे ही जो है मुझे आयरलैंड में, फ्रांस में और जो स्विट्ज़रलैंड में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। केरला से भी कोई ऐसा समाचार कुछ वर्ष पूर्व सुनाई दिया था? हाँ, केरल हिंदी साहित्य अकादमी, जो एन चंद्रशेखरन नायर जी हैं पद्मश्री, तो वहाँ पर केरल हिंदी साहित्य अकादमी के वे अध्यक्ष, तो उन पर मैंने एक जो है शोध पुस्तक मेरी जो है प्रकाशित हुई है, जो कि आज भी आप अगर देखेंगे अमेज़ॉन पर वो उपलब्ध है। अमेज़ॉन के माध्यम से तक्षशिला प्रकाशन उसका विक्रय कर रहा है। तो वो उनका मैंने साक्षात्कार लिया, उनके साथ मैं रहा। केरल हिंदी के क्षेत्र में केरल के जो साहित्यकार हैं, जो हिंदी में जिनका बड़ा योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में, उन सब साहित्यकारों से मिलना हुआ। तो इन सब रुचि के कारण, जो मेरी ये व्यक्तिगत रुचि थी, और एन चंद्रशेखरन नायर जी से जो मेरा मिलना था तिरुवनंतपुरम में, तो वो सब, और फिर मैंने एक केरलीय भाषा साहित्य और संस्कृति, जिसमें वहाँ का जो ओणम पर्व है, जो वहाँ का कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, जो वहाँ का पद्मनाभन मंदिर है, और जो वहाँ की मलयालम भाषा का साहित्य है, इस पर आधारित एक पुस्तक मैंने लिखी थी। तो वो पुस्तक सम्मानित हुई। केरल हिंदी साहित्य अकादमी का उसको सम्मान मिला 2016 का। उसमें उन्होंने 25,000 की राशि और एक प्रशस्ति पत्र और आने जाने का मुझे किराया दिया था। तो ये मेरा सौभाग्य है कि केरल हिंदी साहित्य अकादमी का वो सम्मान मुझे मिला। इसके अलावा भी मॉरिशस जो हिंदी अकादमी है, उन्होंने भी सम्मान पत्र दिया। ऐसे ही श्रीलंका की एक साहित्यिक संस्था है, उसका भी सम्मान मिला।
ऐसे ही मुझे उत्तराखंड सरकार ने जो यहाँ पर उत्तराखंड भाषा संस्थान है उसका मैं 2 वर्ष तक सदस्य रहा, उत्तराखंड भाषा संस्थान का। तो ये सब है, लेकिन इन सब के कारण जो है साहित्य रचा जाता ऐसा नहीं है। साहित्य जो है पुरस्कार से भी तिरस्कार से भी अछूता होता है। साहित्य जो है वो अंतरात्मा से संवाद जी हैं कामायनी में अथाह लिखा है। तो कोई आपकी मनपसंद जो है 4-6 पंक्तियाँ जो हैं जी। जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा है कामायनी को, कश्मीरी शैव दर्शन का उस पर बड़ा प्रभाव है, और जो हमारा सृष्टि सृजन का कथानक है उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। और मैं समझता हूँ कि कामायनी जो है उसका जो पहला सर्ग है, उसका जो पहला जो पद है कि हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये मुझे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं दोनों पद। जो चिंता सर्ग है उसके ये दोनों जो प्रारंभिक जो पद हैं, तो ये मुझे बहुत, केवल और कुटुंबी हम केवल एक हम ही हैं, तुम सब मेरे अवयव हो कहीं नहीं कुछ कमी है, सारे भेद भाव भुलाकर यह दृश्य बनाता, मानव कह दे रे मैं हूँ यह विश्व नीड़ बन जाता। तो विश्व को नीड़ बनाने तक वो चिंतन जाता है। अच्छा, भारतीय संस्कृति की बातचीत होती है, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि लोग जो हैं भाषणों में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चे इत्यादि सबके आज जो है मैकाले वाली शिक्षा में ही जो है घुले मिले। बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। आज भी मेरा बालक अभी विद्या मंदिर से उसने 10वीं किया है, और विद्या मंदिर में यदि उसके विषय नहीं होंगे तो वो फिर वहाँ जाएगा सरकारी विद्यालय में, और उसकी माँ जी शिक्षिका हैं सरकारी विद्यालय में चमियाला में, तो वहाँ पर वो पढ़ेगा कक्षा 11 में। मेरा देहरादून में घर आप देख रहे हैं, पिछले 22-23 वर्षों से देहरादून में बना हुआ घर है, और इसके आधा किलोमीटर की दूरी पर 3-4 अंग्रेजी स्कूल हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखा है, इसलिए कि मैं जो बोलूँ समाज में तो वो मेरी मुझ में दिखना भी चाहिए, वो एक आडंबर जैसा ना लगे, पाखंड ना लगे। तो आज पाखंड अधिक है। एक समय में पूरा स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला है वो पाखंड रहित था, उसमें जो व्यक्ति जैसे थे वैसे दिखते थे, और जैसे दिखते थे वैसे होते थे। तो उसी का परिणाम था कि बड़ी उत्कटता से जो है हम जो है देश की स्वतंत्रता की ओर बढ़े, अपना बलिदान भी दिया। सुमन जी ने कितनी उत्कटता से और अपना जीवन बलिदान किया, 84 दिन जो है अपने को गलाया टिहरी की उस कारागार में। आप कल्पना कीजिए कि फांसी पर लटकना सरल है, तोप से उड़ा देते हैं किसी को तो वो भी सरल है, तोप से उड़ जाना। गोली से उड़ा देना भी किसी को सरल है, मतलब कोई गोली से हमें उड़ा दे वो इतना जो है कष्टकारी नहीं है, लेकिन अपने को तिल तिल करके पल पल गलाना, जैसे सुमन जी ने गलाया, और उन विचारों के लिए, उन सिद्धांतों के लिए, उन आदर्शों के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए, यही सबसे ये दिखाई देता है कि जैसे स्वाधीनता का आंदोलन है या उत्तराखंड आंदोलन है, इसमें कलमकारों की बड़ी भूमिका रही है। मतलब कलम ने जो है लाठी गोली बंदूक से भी ज़्यादा जो है क्रांति की है। लेकिन आज जब सब कुछ है, अपना उत्तराखंड भी बन गया है, देश भी स्वतंत्र है, सब कुछ है, लेकिन सारे कलमकार जो हैं बस सत्ता का जो है गुणगान तक ही जो है सीमित रह गए, सत्ता को आईना दिखाने वाले नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है मुझे। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड जिन स्वप्न दृष्टा जो हमारे मनीषी थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने सोचा था कि एक पर्वतीय राज्य कैसा होना चाहिए, यहाँ अपराध नहीं थे, थाने नहीं थे, पुलिस चौकियाँ नहीं थी, और एक पटवारी होता था और वो भी निहत्था, उसके पास कोई पिस्तौल और कोई रिवाल्वर नहीं होती थी। तो एक पटवारी जो है लगभग 15-20 गाँव का एक पूरी पट्टी का वो प्रभारी होता था, और उसके साथ एक उसका परिचारक होता था। उस परिचारक के पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता था, एक लाठी केवल जो है सहारे के लिए रहती थी, या एक प्रतीकात्मक रूप से रहती थी। तो उस समय अपराध जो है यहाँ होते ही नहीं थे,
और दूसरा क्या था कि उत्तराखंड के जो निवासी रहे हैं उनकी छवि ये रही है कि बहुत ही ईमानदार जो है उनकी छवि रही है। वो यदि कहीं भी सेवा में रहते थे तो ये कहते थे भाई ये गढ़वाल का है या कुमाऊं का है या पहाड़ का व्यक्ति है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा। लेकिन राज्य बनने के बाद एक तो पलायन अधिक हुआ है, माने जब उत्तराखंड नहीं बना था तब पलायन इतना नहीं था, और 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बन गया तो मैं समझता हूँ पलायन बहुत अधिक हुआ, और देहरादून में और ऋषिकेश में और हरिद्वार में आ करके लोगों ने अब तो 50 गज भूमि ले करके, कोई अब फ्लैट भी एक इस तरह का की संस्कृति आ गई फ्लैट वाली, जो दिल्ली और नोएडा में है कि फ्लैट ही ले लेते हैं लेकिन रहना देहरादून में। वो एक उच्च जीवन स्तर का जो है वो बन गया है प्रतीक कि अगर हम देहरादून में नहीं हैं तो हम पिछड़े हुए हैं। 85% जो पर्वतीय भूभाग है उसकी उपेक्षा हो रही है, और ये उत्तराखंड बनने के बाद निश्चित रूप से अधिक हुआ है। तो जो आपने कहा कि साहित्यकार थे, जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे जो हैं एक प्रकार से उस समय पत्रकार थे, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस राज्य की स्थापना में, तो मैं समझता हूँ ये राज्य होना कैसा चाहिए, कैसे हम 85% पर्वतीय भूभाग को स्वावलंबी बनाएं, पलायन को प्रदेश की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में ही हो, और पहाड़ के अनुकूल यहाँ नीतियाँ बने, योजनाएं बने। जो लड़ाई हमारी लखनऊ से थी वो आज देहरादून से भी है, इसलिए जो है पहाड़ खाली हो रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि पलायन आयोग का जो, अब तो पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया है, लेकिन हमने पलायन आयोग भी पलायन कर चुका अगर मैं कहूँ तो। माने दिल्ली में बैठ करके, देहरादून में बैठकर पलायन आयोग काम नहीं कर सकता, पहाड़ पर उसको रहना पड़ेगा, तब पलायन की समस्या का निवारण वो करेगा। ये नहीं है कि देहरादून के भवन में वो रहे, दिल्ली के भवन में वो रहे और राजनीतिक लोगों से वो घिरे रहें और उनको सुविधाएं चाहिए। इसका निवारण ठोस धरातल पर। और दूसरा जो विकास हो रहा है कि बड़े बड़े बांध बन जाएंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएं, हिमालय इसके लिए, हिमालय जैसे मैंने कहा कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा। ये नगादि राज जो हिमालय है, ये जो देवताओं की आत्मा वाला हिमालय है, इसमें विकास के मानदंड पहाड़ों को काट काट करके तब हम विकास का स्वरूप दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड मैं गया हूँ, ज्यूरिक में, टेटलिस में, तो स्विट्ज़रलैंड के विकास का मॉडल अलग है, यहाँ का अलग है। तो यहाँ का मॉडल ये है कि यहाँ हम जो है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदना है उसको ध्यान में रखते हुए, ये भूकंप संभावित जो है एक भूभाग है भूगर्भीय दृष्टि से, उसकी संवेदना को ध्यान में रखते हुए यहाँ परंपरागत भवन निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना का तीर्थाटन है, उसको जो है प्रोत्साहित किया जाना। प्रकार से रोमांचपूर्ण जो पर्यटन है जिसको एडवेंचर्स का जो कहा जाता है, तो ऐसे युवाओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए। वो पैदल पैदल चलें, ऐसे पदपथ बनने चाहिए। केदारनाथ का जो परंपरागत पदपथ है, और अगर हम जो है बड़ी संख्या में पदपथिकों को यहाँ आकर्षित कर पाए और वो यहीं का परंपरागत भोजन करें, और हमारे गाँव के बीच से जो है वो यात्रा मार्ग चल जाते हों, छोटी छोटी पगडंडियाँ हों, और वहाँ गांव में वो होम स्टे उनके लिए बने हों, तो गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। गांव का परंपरागत भोजन लोग बनाकर उनको कराएंगे तो हमारे झंगोरे का, हमारे कोदे का, हमारा जो पहाड़ी आलू है उसका महत्व बढ़ेगा, उसका मूल्य उनको मिलेगा। तो ये बहुत सारा जो है, ये केवल देहरादून के 5 स्टार होटल में बैठ करके या देहरादून के जो है वातानुकूलित जो कक्ष हैं उनमें बैठ करके हम उत्तराखंड की दिशा और दशा इसको नहीं सुधार सकते। इसके लिए जो है ऋषि जीवन चाहिए। तो ऋषि जीवन और कृषि, क्योंकि कृषि जो है पहाड़ की, आप ये ना समझिए कि पहाड़ में कृषि नहीं होती है। पहाड़ की कृषि हरियाणा या पंजाब की जो कृषि है उससे अधिक महत्व की है। यहाँ का जो मोटा अनाज है, यहाँ का जो कोदा है, कौड़ी है, झंगोरा है, जो यहाँ का लाल चावल है, उसका मूल्य पंजाब के गेहूँ और पंजाब के चावल से कहीं 10 गुने से भी अधिक है। उत्पादन हो सकता है हमारा 1/4 हो। प्रकार के जैविक अनाज को विकसित कर सकते हैं, अपने कंद मूल फल विकसित कर सकते हैं, हम यहाँ वाटिकाएँ विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उपवनों का प्रदेश है।
ये तो तपोवनों का प्रदेश है, ये तो जो है एक प्रकार से परंपरागत यात्रा का प्रदेश है। आज आप जो है 100 साल पहले, 120 साल पहले के लगभग गाड़ियाँ विश्व में आई, ये जितनी मोटर दौड़ रही हैं, चाहे कार हों चाहे ट्रक हों, 120 साल पहले जब ट्रक अवलंबन जगाइए भीतर अपने, और स्वाभिमान को भी जगाइए कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने जो है चीन के साथ, जब हमारी मैकमोहन रेखा नहीं थी, तब माधो सिंह भंडारी ने तिब्बती लामाओं से युद्ध जीत करके वहाँ जो है सीमांकन किया था, बड़े बड़े चबूतरे बना करके, इतने विशाल पत्थरों के चबूतरे जो आज भी मिलते हैं। मैकमोहन रेखा से पहले हमारे माधो सिंह भंडारी ने जो है वो सीमा का निर्धारण किया हुआ है। तो हम माधो सिंह भंडारी के वंशज हैं। जब पूरे मोटर नहीं थी, जब इंजीनियरिंग भी शायद इतनी विकसित नहीं थी, उस समय जो है चट्टान को चीर करके दुगड्डा गाड़ का पानी मलेथा के जो है असिंचित भूमि को तक पहुंचा देना और उस असिंचित भूमि को जो है सिंचित बना देना, ये 16वीं शताब्दी में ये बहुत बड़ा कार्य था। अच्छा कोटनाला जी, अंतिम प्रश्न, आपने जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का साक्षात्कार किया था। जी, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, बड़े सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और ऐसा उनके संबंध में कहा जाता था कि पहाड़ के नहीं, लेकिन मैं पहाड़ के नहीं हैं इस विषय को लेकर के कभी मेरे मन में कोई इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहा। पहाड़ी कौन है और मैदानी कौन है, ये पूर्वाग्रह भी गलत है। जो पहाड़ में रह कर के पहाड़ की समस्याओं का निवारण करे, जैसे डॉक्टर नित्यानंद जी थे, तो आगरा में उनका जन्म हुआ, आगरा में ही वो रहते थे, लेकिन उनका पूरा जीवन मनेरी में सेवा आश्रम में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और बहुत कुछ ऐसा उन्होंने किया कि जो समझता हूँ मैं कि पहाड़ी व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जो दिल्ली चले गए और लखनऊ चले गए, वहीं के हो गए। तो ये, लेकिन नित्यानंद स्वामी जी का पहला जो साक्षात्कार था वो मैंने लिया था। एक पत्रिका थी उस समय उत्तराखंड आजकल, और उनके जो संपादक थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इनका साक्षात्कार लीजिए। तो मैंने उस समय के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी का भी साक्षात्कार लिया था। और बरनाला जी क्योंकि बहुत अनुभवी राजनेता रहे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, तो उनके उन राजनीतिक अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए। ये सारे प्रश्न मैंने उनके सामने स्वामी जी से एक ही प्रश्न किया था कि ये जो उत्तराखंड राज्य है, इसकी स्थापना में लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ी तपस्या रही है बहुत लोगों की, और बलिदान हुए हैं। तो हम इन जन आकांक्षाओं और जन अपेक्षाओं को केवल उत्तराखंड के शहीदों को शत शत नमन के जो बोर्ड लगे उससे पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और उसके लिए काम करने के लिए हमको इस 15% मैदानी भूभाग में अपने जो मतलब विलासितापूर्ण हमारे राजनेताओं के या ब्यूरोक्रेसी जो हमारे नौकरशाह हैं उनके जो घर हैं उनको छोड़ करके पहाड़ों में जाना पड़ेगा। पहाड़ों के जो खेत हैं उन खेतों को जो है उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि वो खेत बंजर न रहें, उपजाऊ हों, और वो उपजाऊ क्यों ना हो तो उस समस्या का हल उन्हीं खेतों में ही जो है ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं गाँवों में जा कर के बैठ कर के समझ कर के ढूंढना पड़ेगा। एक हताशा, जैसे कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में ऐसा है कि किसान आत्महत्या करते हैं हताश होकर, लेकिन पहाड़ से फिर वो पलायन करते हैं। तो धन्यवाद कोटनाला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।